नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत आज पर। भारत आज का कार्यक्रम नई सोच नया आगाज लेकर मैं फिर से यशपाल कंचन फिर से आ गया हूं। और आज जब कार्यक्रम में लेकर आया हूं तो नए चेहरे होंगे, नए मेहमान होंगे और हमारे नई टीम भी आज जुड़ेगी। उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले निवेदन करूंगा, हरियाणा आज, उत्तर प्रदेश आज, भारत आज के साथ आप लगातार बने रहे। आज के हमारे जो मेहमान हैं वीरेंद्र गर्ग जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं भाजपा हरियाणा के। उनका मैं स्वागत करूंगा और वो हमारे साथ अब ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। जी गर्ग साहब, क्या लगता है, राजनीति व्यक्ति आपको कहा जाए या सामाजिक व्यक्ति कहा जाए? जो देखो, जो भी आपको संज्ञान इस बात को जो भी नाम देना दो, राजनीति में तो मैं हूँ पिछले 30 साल से जी। और सामाजिक कार्य भी साथ साथ चलते रहते। ज्यादातर एक अपने आप को सामाजिक शख्सियत सुनना पसंद करते हैं या नेताजी सुनना पसंद करते हैं? सामाजिक का सामाजिक व्यक्ति। अगर सामाजिक कार्यों की अगर मैं बात करूं गर्ग साहब की, तो गौ सेवक आप हैं जी। सुखदर्शनपुर गौशाला से आप जुड़े हुए हैं, सचिव के तौर पर आप सेवाएं दे रहे हैं। बल्कि कैसे जुड़ना हुआ, गौ सेवा में कैसे आना हुआ, जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे। ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो स्पीकर हरियाणा विधानसभा, हम लोग बैठे थे जी। घर पे, बातचीत करते रहते थे, क्योंकि राजनीति में उनका हाथ पकड़ के पंचकुला में शुरू की थी। तो अक्सर चाय पे क्या मुद्दे होने चाहिए शहर में, जिसका शहर का भी भला हो, समाज का भी भला हो, तो उन विषयों पे चर्चा चलती रहती। चाय पे चर्चा चलती रहती थी। तो उसमें एक चर्चा आई कि सड़कों पे गौएं जो घूमती रहती हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ गए थे और थोड़ी गंदगी भी बढ़ रही थी, लोग भी परेशान थे। तो एक विचार आया दिमाग में कि गौओं के लिए अपने को कोई व्यवस्था करनी चाहिए कहीं पे, जहाँ पे इनका देखरेख हम लोग कर सके। भावना भी थी, मतलब जनता भी परेशान थी और गौ माता भी परेशान हाँ, थी। तो हमारे मन में भावना भी थी, क्योंकि भावना के बगैर कोई काम होता नहीं कभी, जब तक आपके अंदर भावना ना हो। तो ये एक जो सुखदर्शनपुर गांव है रायपुर रानी से पहले, वहाँ पे ये जो जमीन पड़ी थी, गोवंश की जो जमीनें पड़ी हैं, तो इस तरह का ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला ने उन दिनों में एक पेपर में ऐड लगा रखी थी भी कोई गौशाला चलाना चाहे, एनजीओ या कोई काम करना चाहे, तो वो अपना डिटेल लिख के हमारे पास सप्लाई करे, तो हम उसको ये जमीन हैंड ओवर कर दें। तो उसी के तहत फिर सभी जो बड़े हैं पार्टी में या जो समाज में गोवंश गोसेवक हैं, उनसे चर्चा करने के बाद एक हमने इस तरह की ट्रस्ट की रचना की जी। उसका सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैं 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो काफ़ी ट्रस्ट, एनजीओ, बैलेंस शीट्स इनकी तकरीबन कराते रहते थे। पहली हूँ। बार मौका मिला कि अपनी एक ट्रस्ट बनाई, ये काम किया जाए। अपनी ट्रस्ट। क्या नाम रखा गया था ट्रस्ट का? माधव गौशाला ट्रस्ट। माधव गौशाला, जो सुखदर्शनपुर में गौशाला चलाती है। हाँ जी, हाँ जी। कितने गोवंश है आपकी गौशाला? 750 के आसपास। 750। खाने से लेके दवाई, हर तरह की व्यवस्था वहाँ की जाती है। सब तरह की व्यवस्था, खाना, उनकी सफाई, उनका दवाइयाँ, उनकी, बल्कि हमने कंप्यूटर लगा रखे हैं और बड़ी प्रोफेशनल सिस्टम से उसको कि कब किस गऊ को दवाई चाहिए, कितनी दवाई पहले लग चुकी, कितना खाना, पूरा डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है। कोई प्रेग्नेंट गऊ है, कोई नंदी है, सब तरह का डाटा हमारे पास। सामाजिक आपसी प्रेम प्यार से चलाई जा रही है, आपसी सहयोग से चलाई जा रही है, या फिर सरकार का भी उसमें सहयोग लिया जाता है? नहीं, हमारे पास, हमने अपने जो भाई बंधु हैं, काफ़ी ट्रस्टी हमारे पास, तकरीबन इस टाइम 35 के आसपास ट्रस्टी हैं, जो डे टू डे उसकी गौशाला की एक्टिविटी में उसके रिगार्डिंग कोई भी निर्णय लेने होते हैं, हमने उस पर हम लोग विचार करके आपस में सबकी सहमति करके। आदरणीय कैलाश जी मित्तल हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, हिंदुस्तान के रादर, पंचकुला 6 सेक्टर में उनका निवास स्थान जी, वो हमारे चेयरमैन है इस गौशाला के। आदरणीय तेजपाल गुप्ता जी भी बहुत बड़े व्यवसायी हैं, सेक्टर 21 में रहते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस गौशाला के, और मैं सेक्रेटरी हूँ। और बाकी भी जितने भी संबंधित हमारी गौशाला के अच्छे व्यवसायी हैं जी। और अच्छी बात ये है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं
या प्रधान जी हैं या और भी जो हमारे ट्रस्टी हैं, किसी ने कोई बात कही तो कभी आज तक कभी ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ कि यार ये सभी ने क्यों कर रहे सहमति जताई हैं। है हाँ, सहमति और जताई। आपसी सहयोग से ही चल रहा है। यस, आपसी सहयोग से चल। वरिंदर जी, एक सवाल मेरा है कि जब आप गौ सेवा में जाते हैं तो क्या एक अलग अनुभूति होती है, क्या एक अलग एहसास होता है? आप राजनीति में भी हैं, समाज नीति में भी आप हैं, अब गौ सेवा में भी आप हैं, तो क्या एक अलग एहसास रहता है जब आप किसी गौशाला से जुड़ते हैं या गौ सेवक के तौर पर सेवाएं देते हैं? देखो, अगर तो इसको मैं व्यक्तिगत बताऊं, मेरे को तो गौ सेवा करना मतलब एक तरह से भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर में जाना या गौशाला में जाना या गौ का स्पर्श करना या वहां पे बैठ के उस वातावरण की जो वाइब्रेशंस हैं, जो वहाँ का माहौल है, जो उसका अच्छापन है, वो मेरे को इतना अच्छा लगता है। अपने हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि गौ सेवा से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। जी तो मेरा तो अगर व्यक्तिगत आप पूछो तो मेरे तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी मेरे को तो खुशी, बहुत मतलब एक खुशी रूमानी सा एहसास मिलता है। बहुत अच्छा। फल मिलता है गौ सेवा का? ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा, सिर्फ सेवा करनी है। हाँ, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। कभी भी किसी भी दायरे में अगर भगवान मेरे हाथ से कोई काम करवाना चाह रहा है या कोई जिम्मेवारी मिली है तो मैंने ये इससे आगे कभी नहीं सोचा। जी, चलिए, गौ सेवा में आप 3 साल से हैं, भाजपा में आना कैसे हुआ वो भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। भाजपा में तो मैं बचपन से ही कह लो, मैं 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में था तकरीबन। तो मेरे जो घर का माहौल था, मेरे जो आदरणीय मेरे चाचा जी, आदरणीय श्री मोहनलाल गर्ग जी, वो शाखा में रोज जाया करते थे, शाखा लगाया करते थे हम जी। तो घर में क्योंकि माहौल उस तरह का था तो मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता खेलने के नाते कह लो जाना शुरू हो गया। शाखा में जाना शुरू हुआ। शाखा में क्योंकि सुबह सुबह वो खिलाते थे, कभी रिंग खेलते थे, कभी कबड्डी, कभी खो खो, कभी कुछ, कभी लाठी चलाना सिखाते होंगे। हाँ, कभी वो खेल के नाते कह लो या कुछ भी चलता रहता था। तो उस नाते आहिस्ता आहिस्ता उस तरह की विचारधारा से, क्योंकि परिवार में वो विचारधारा थी पहले से, तो उसका जुड़ाव वहां से शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। आज तक चला। सक्रिय तौर पर अगर गर्ग साहब मैं बात करूं, राजनीति से कब जुड़े आप? भाजपा की पॉलिटिकल विंग से कब जुड़े? तकरीबन 99 से। 99। पहले मैंने सेवा भारती में 5-4 साल काम किया, कई सिलाई केंद्र भी खोले, गौशाला एक और भी पहले स्थापित की पंचकुला में, यहाँ स्केतड़ी में चल रही है वो भी। तो उस तरह के कामों में पहले ज़्यादा समाज सेवा, उसके बाद फिर किसी के मार्गदर्शन में भाजपा में 1999 से लगातार मैं पूरी तरह सक्रिय हैं। आप कोषाध्यक्ष हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले जानना चाहूंगा कि आपने एक लंबा अरसा मीडिया के तौर पर, मीडिया इंचार्ज के तौर पर भी संभाला है, तो क्या क्या वहां आप देखते थे और किस तरह का वो अनुभव आपका रहा है? तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने जिला मीडिया प्रमुख के नाते जिम्मेदारी, पंचकुला जिला मीडिया प्रमुख जो भाजपा की एक पदवी का नाम है, उसके नाते काम किया। फिर तकरीबन 7 साल मैंने प्रदेश मीडिया प्रमुख के नाते भी काम। जी। तो जो जिला मीडिया का काम था वो तो जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है पार्टी की तरफ से, कोई हमारे सीनियर नेता आए हुए हैं, उनका वक्तव्य छपना है, क्या छपना है, प्रेस नोट भेजना है, कोई इस तरह की गतिविधि रहती थी। और जब मैंने स्टेट का, मेरे को ये दायित्व दिया गया पार्टी की तरफ से भी, आप स्टेट का भी, आप मीडिया 7 साल मैंने देखा है उसमें, तो उसमें भी प्रेस नोट जाना है, इंग्लिश में जाना है तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी में जाना है तो हिंदी में लिखना, क्योंकि हिंदी वाला इंग्लिश में नहीं छपता है, इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं छपता। बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होता, वो उसकी एक फॉन्ट है भी, उसी फॉन्ट में वो जाना चाहिए। जी। दूसरा, 57 लोगों की प्रदेश की एक टीम थी जी, अब भी है, जिसको आप लीड करते हैं। उसमें लीड साथी थे सभी लोग। उसमें जैसे हमें 2 बजे टॉपिक मिलता था कि आज शाम को इस टॉपिक पे डिबेट है, टीवी चैनल वाले हमारे एक यहाँ पे हमने मीडिया सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे टीवी वालों से फोन आता भी आज शाम को किसी राजनीतिक मुद्दे पे इस पे डिबेट है, तो उसका कंटेंट तैयार करवाना वो काम आपका रहता था। यानी प्रवक्ता जो जाकर वहां पर सफाई देते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो सारा काम आप लोग देखते थे। पार्टी के नाते मैं भी तकरीबन 1500-1700 डिबेट्स में मेरा जाना रहा है। जी। टीवी अलग अलग विषयों पे, और खासकर क्योंकि मैं
फाइनेंस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, फाइनेंशियल मैं प्रैक्टिस में हूँ। जी 25 साल से मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बजट वाले दिन या फाइनेंशियल मुद्दों पे तो मेरी खासकर मेरा जाना रहता था। वहां पर तो आप ज्यादा सक्रिय हो जाते होंगे जब बजट आना होता था। हाँ जी। हाँ गर्ग साहब, आप एक सच्चे सिपाही के तौर पर भाजपा के लगे हुए हैं, चाहे आपको मीडिया की जिम्मेवारी दी गई और चाहे अब आपके पास जो जिम्मेवारी है। अब कोषाध्यक्ष आप हरियाणा भाजपा के हैं, तो भाजपा के धन मंत्री कहा जा सकता है आपको? नहीं, कार्यकर्ता कहो तो बेहतर है। मंत्री तो नहीं मैं मानता, जी। कार्यकर्ता ठीक। एक जिम्मेवारी क्या होती है कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी? कैशियर आप कह सकते हैं सीधी भाषा में। एक कैशियर की जिम्मेवारी क्या होती है? क्या पूरा फंड जो भी है वो भाजपा का, हरियाणा का, वो आप संभालते हैं, कोषाध्यक्ष संभालता है, या क्या जिम्मेवारी होती है? क्योंकि आम जो हमारे दर्शक है, जो आम बोलचाल की भाषा में, कैशियर वही होता है जिसके पास सारा धन इकट्ठा होता है और वहीं से खर्च होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये बड़ी आजकल अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहो काम को, जी आजकल खाली कोष का काम ये नहीं रह गया, कोई बिल आ गया उसके पैसे दे दिए, उसका खर्चा लिख लिया, अभी इतना खर्चा इस काम में हो गया, या जो फंड आ गया हाँ, उसका हिसाब रख लिया, वो ऐसा नहीं ये है। एक पार्ट है। एक पार्ट है। आजकल जो हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है, अगर मैं इसको थोड़ा विस्तार में आपको बताऊं, हर महकमे के कॉम्प्लायंसेस उसका बहुत बढ़ गए हैं। जी कॉम्प्लायंसेस का मतलब अगर आप डिटेल में समझें, जैसे अगर अगर बैलेंस शीट जानी है, बैलेंस शीट आपकी भी बनती होगी, जी आपके इस स्टूडियो की भी बनती होगी, जी आपके जो भी व्यापार हैं, व्यापारी लोग भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का मतलब अपना क्या लेखा जोखा क्या पूरा। लेखा जोखा, भी क्या जी आया, किस किस मद में क्या क्या खर्चा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी सरकार की तरफ से एक तिथि निर्धारित है, भी इस तिथि तक इस साल का आपने डिटेल देनी है। जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आज से 7-8 साल पहले आई। उससे पहले कॉम्प्लायंसेस पे जोर नहीं दिया जाता, जी जी ना ही कोई उस तरफ देखता था भी उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जब से हम लोग आए हैं, हमने कॉम्प्लायंसेस पे जोर दिया, और उस जोर के नाते एज ए बीजेपी, एज ए पार्टी को भी उसकी बैलेंस शीट फाइल करनी है, जी जो सबसे बड़ा काम है। खर्चा कहाँ हुआ, हम ऑलमोस्ट सारे खर्चे भी, जैसे एक कानून है कि 10,000 से बड़ा खर्चा आप कैश नहीं कर सकते। जी ठीक है। और कानून है कि किसी ठेकेदार की पेमेंट दी, आपको इतने % टैक्स काटना पड़ेगा। आप मीडिया वालों को कोई पेमेंट दी तो इतना टैक्स काटना पड़ेगा। अब वो टैक्स कट गया, वो जमा होना है, उसकी रिटर्नें जानी है, उसकी बैलेंस शीट जानी है, उसके कॉम्प्लायंसेस है, तो वो बहुत बड़ा पार्ट है। जी 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 तो वो सारा आप देखते हैं। मैं देखता हूँ। चलिए, ये तो बात हुई आपके भाजपा के कोष की। कैशियर आप हैं, उसको देखते हैं। भाजपा जब से आई, आपने कहा कि कुछ चीजें पारदर्शी हुई हैं, कुछ चीजें संभली हैं। इकोनॉमी बहुत बहुत बेटर होगी भाई साहब। आपको आपको एक पॉइंट और मैं आपके माध्यम से, बल्कि जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, सभी जी जनता जी जुड़ी हुई है, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। और मैं क्योंकि उसका खुद एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, और भाजपा का कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी भी बनती है आपके माध्यम से समाज को ये जी मैसेज बिल्कुल। देना। आप एक देखें, पूरा यूरोप इस टाइम रिसेशन में डूबा हुआ है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह तहस नहस है। जी अगर वहाँ की इन्फ्लेशन देखें, जिसको हिंदी में महंगाई दर बोलते हो, वो पीक पे है। जी वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, 2 दिन का भी पैसा नहीं है घर में, कि महंगाई दर को बीट करके अपना घर का वो बजट चला पाए। जी उसके विपरीत आप हिंदुस्तान को देखो। हिंदुस्तान की इकॉनमी इस टाइम पूरी विश्व में जो 5वें नंबर पे थी, 3rd पे आई, और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जी शेयर मार्केट का सूचकांक देखो, कल कल ऑल टाइम हाई लगा दिया उसने। इसके विपरीत वहां रिसेशन है, यहाँ ऑल टाइम हाई लग रहा है। जी जीएसटी की कलेक्शन देखो, ऑल टाइम हाई है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। जी सड़कों का जाल देखो, चारों तरफ इतनी बढ़िया सड़कें, आप खुद मानोगे। इस टाइम आपने दिल्ली जाना है, पंजाब में बठिंडा जाना है, जाल अपने बिछा दिया गया, हाईवेज हर का जाल हर बिछा दिया हर गया। तरफ कनेक्टिविटी। जी जी आप डिजिटल इंडिया की बात करो, कल ही अभी 3-4 दिन पहले पूरे देश में काफी सिटीज में सीबीडीसी, जो डिजिटल रुपी है, उसका लॉन्च आरबीआई ने किया। जी जी बिल्कुल। उसके पहले यूपीआई पेमेंट का लॉन्च किया। डिजिटल कनेक्शन
इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, अभी वंदे मातरम ट्रेन लॉन्च की गवर्नमेंट ने और करने जा रही है, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी हो, जी चाहे जीएसटी की कलेक्शन की हर टाइम कलेक्शन हो, जी उसका प्लेटफॉर्म बना ना, कितना विरोध किया विपक्षियों ने। जी कोविड आया, महामारी आई, कोविड जब आया भारतवर्ष में उस टाइम कोई लेबोरेटरी या उसकी दवाई नहीं थी। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पूरे विश्व को हम दवाई फ्री में दे सकते हैं, फ्री में दे रहे हैं और कारगर भी है। कारगर भी है। जी आज चाइना दोबारा मर रहा है, वहां बंद पड़े हैं व्यापार, दोबारा कोविड उभर रहा है। अपने यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दवाई बनी और पूरे हिंदुस्तान में फ्री में लगी। जी उन्होंने वो दवाई अपने से खरीदी। अमेरिका के राष्ट्रपति को, मोदी जी को ये कहना पड़ा कि अगर आप दवाई नहीं दोगे तो एक तरह से उन्होंने धमकी दी कि हम सैंक्शन लगा देंगे जी आप पे। तो इतनी इतनी बड़ी देश की जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ हाथ किया कि हमें दवाई दे दो। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मांग की। गर्ग साहब, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष आपसे असहमत क्यों है? वो क्यों महंगाई का मुद्दा बार बार उठाता है? पेट्रोल के, डीजल के दाम हैं, सीएनजी के दाम हैं, एलपीजी के दाम हैं, तो क्यों बार बार वो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है कि बढ़ रहे हैं लगातार? कई कई चीजें ना सिर्फ बोलने के लिए रह जाती जी। हैं। विपक्ष के पास कोई जिसको बोलो कारगर मुद्दा उठाए तो उसका वेलकम है, जी। हमें भी अच्छा लगता है कोई कोई ठोस मुद्दा उठाए। अब आपने पेट्रोल या इसकी बात की है, जी तो इसकी बैकग्राउंड समझो। ये बैकग्राउंड एक दिन में खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जी इन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम से कर्जा लिया। ऑयल बॉन्ड उस टाइम, मतलब वो कर्जे का जो ब्याज है वो सरकार आज तक भर रही है। जी इन्होंने मतलब देश को कंगाली की हालत तक पहुंचा दिया था, अर्थव्यवस्था को। जी उसको जूझते 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 आज तक सरकार उसकी देनदारी दे रही। मतलब 8 साल से लगातार दे रही उसका ब्याज, अगर मेरे पास इस टाइम डाटा नहीं है, मैं जी। डाटा आपको दे सकता हूँ मेरे जी। पास, मतलब मैं उस तरह से प्रिपेयर होके नहीं आया था है। डाटे जी पर। बिल्कुल उसका बिल्कुल। कर्जा इतना हैवी था, जो चुकाने में भाजपा सरकार बिल्कुल लगी पड़ी है। बिल्कुल लगी कितने है। वर्ष और लगेंगे इन सब महंगाई से, इन सब देखो, कर्जों से बाहर निकलने में? महंगाई एक बात और, आपको इकोनॉमिक्स का विषय है, ये एक बात और बताता हूँ। जब भी कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उभरती है जी या आगे जाती है, महंगाई दर कोई 6-7% के आसपास स्टेबल है। जी ऐसा नहीं है कि 10% हो गई, 20% हो गई। आप पिछले डाटे उठा के देखो। इवन मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी पूरे विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका मैं नमन करता हूं उनको। जी और उन पे कोई मेरी तरफ से पर्सनल टिप्पणी नहीं है, पर आप उनके राज्य में इन्फ्लेशन दर देखो, 10% से ऊपर रही है। जी अब तो 6-7% के आसपास स्टेबल है। पूरे विश्व में 10-11% मतलब उम्मीद चल रही है। उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई घटेगी आने वाले जब भी वक्त कोई में? अर्थव्यवस्था किसी देश की तेजी से बढ़ती है, तो महंगाई दर उसका इतना पार्ट एंड पार्सल है। अगर महंगाई दर नहीं होगी, आपको एक बात और बताऊं, इतनी 5-6%, ये नहीं मैं कह रहा कि वो 10%, जी अगर इतनी नहीं होगी तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई। मतलब महंगाई दर बढ़नी चाहिए, आपका कहना है। इतनी स्टेबल, तो हाँ। इनकम क्यों नहीं बढ़ रही? लोगों की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा नहीं, रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मैं आप अपना या मेरा या किसी भी अपने बंधु का, कुलीग का एग्जाम्पल देखें। जी आज से 10-15 साल पहले मैं स्कूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज कार है। स्कूटर में तेल डालने के लिए मेरे को सोचना पड़ता था कि यार 1000 रुपए का इसमें तेल डलेगा। जी आज मेरी व्यक्तिगत, देश समाज के साथ साथ मेरी व्यक्तिगत तरक्की हुई ना। जी आज मैं कार अफोर्ड करता हूँ। आज जो आदमी कल साइकिल पे था, वो आज स्कूटर पे है ना। आज जो आदमी झुग्गी झोंपड़ी या जो कच्चे मकान में रह रहा है, उसके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसमें सुविधा है कि नहीं है? जी सारे संसाधन है। फिर तो अब ये कहाँ कहाँ कौन सा ऐसा परिवार कोविड में जिसको खाना नहीं मिला, जो खाने की वजह से किसी भाई बंधु की को दिक्कत हुई? पूरे देश को अगर किसी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा जी उनको तक अन्न पहुंचाने में, ऐसा कहाँ है? कौन है? ये मिथ है जो फैलाई जाती है। क्या विपक्ष का इसमें हाथ मानते हैं?
विपक्ष का कह लो या कुछ शरारती तत्व हैं जो समाज को तोड़ने में जुटे रहते हैं या गलत मलत जी जी बयानबाजी करते हैं, इकोनॉमी की पोजीशन को अच्छे से नहीं समझते, जी, क्योंकि उनको मतलब इकोनॉमिक्स तथ्य का पर नहीं जाते हैं, हाँ, वो भ्रामक बातों पे ही। अब जीएसटी की बात ले लो, इनकम टैक्स कलेक्शन की बात ले लो, इनकम टैक्स का डाटा इस बार उठा के देखो आप पूरे जी देश का, जी 30% इंक्रीज है जितना अपने को कलेक्शन करनी थी। जी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दाव भी सही रहा है सरकार का, अगर जीएसटी। अगर आप देखो वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, लगातार हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं देश में, सड़कों का जाल बिछ चुका, तो देश तो धीरे धीरे प्रगति कर रहा और है। देश प्रगति कर रहा है और विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी तरफ हाथ कर रहा है। अभी आपको एक बात और बताऊं, जी एक हफ्ता पहले तकरीबन पहली बार विदेशों ने अपने से जेट की डिमांड की है कि जो आप भारत में अब पैदा बनाने लगे हैं वो आप हमें दे दे। जी, वो सप्लाई करने जा रही है सरकार उनको। मतलब अब वो मांगने वाले नहीं, प्रोड्यूसर बनने वाले हैं। यस, जी। क्या इत्तेफाक आपकी बातों से क्या गुजरात की जनता इत्तेफाक रखेगी? क्या वो अब भाजपा को दोबारा से सत्ता पर बैठाने के लिए बिल्कुल जाने वाली है? बिल्कुल सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी का देखो, कोई भी उनका ना तो प्रॉपर कोई देश के प्रति उनका लगाव मैं कहता हूँ, जी ठीक है ना। आप उनकी क्या आइडियोलॉजी, कोई भी सत्ता में पार्टी, चाहे कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस से सहमत हो सकता हूँ, जी। आपसे सहमत नहीं हो सकता। जी कोई भी पार्टी, कोई भी विचार, अगर उसकी आइडियोलॉजी नहीं है ना, वो ज्यादा देर नहीं चलता। लेकिन पंजाब की जनता तो उनकी आइडियोलॉजी पर गई और पंजाब तो मॉडल लेकर गुजरात पहुंच गई। आज पूछे ना, आज पंजाब की जनता, अभी तो 6 महीने हुए, मैं पंजाब में जीरकपुर बगल में ही लगता है अपने, जी आप गाड़ी लेके चले, अभी देखे क्या क्या बुरा हाल है, वो गाली दे रहे हैं सब लोग भी, क्या गलती कर दी हमने जिंदगी में। तो फिर दूसरे नंबर पर कैसे गुजरात में दम भर रही है? क्योंकि वो तो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल लेकर पहुंची है और कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर भी उनका दे रही है। दिल्ली जो मॉडल, विश्लेषण पंजाब निकल कर मॉडल, आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी ये देती सिर्फ- दिखाई दे रही है। ये मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मेरे को ये मीडिया मैनेजमेंट करने में आदरणीय केजरीवाल जी बड़े माहिर व्यक्ति हैं। अब आप दिल्ली के स्कूलों में खुद जाके देखो। लेकिन उसके लिए तो मोदी जी भी बड़े माहिर है। कहा जाता है कि 2014 वो मीडिया के दम पर ही जीत कर आए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जब से मोदी जी आए हैं, मैंने आपको देश की अर्थव्यवस्था की, आपको कानून की, अब किसने सोचा था 370 हट जाएगा? जी कभी सोचा था 70 साल से देश में 370 हट जाएगा? जी जी। कभी आज सरहदों पे कोई तनाव नहीं है? पहले हर रोज खबर आती थी कि 2 जवान बच्चे चले गए, जी जी तो आज लिंग अनुपात देखो आप, आज शक्ति है कि नहीं है आज? जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत फिर हूँ। ये चीजें ये कहाँ पे गौन है? गर्ग साहब मैं सहमत हूं। फिर ये एमबीबीएस के छात्र सहमत क्यों नहीं दिखाई देते आपकी सरकार से? आपकी सरकार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, मनोहर सरकार अच्छा काम करी, मैं मानता हूं। मोदी सरकार केंद्र में अच्छा काम करी, मैं मानता हूं। तो एमबीबीएस छात्र फिर क्यों सड़कों पर, पढ़ाई क्लासरूम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर क्यों वो गेट पर बैठे हैं आपके? आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 2-3 दिन पहले उन छात्राओं से बातचीत हुई है। अब उस बातचीत की पूरी डिटेल इस टाइम मेरे, वो सहमत नहीं हुए, वो अभी धरने पर हैं। वो खुद मुख्यमंत्री जाते हैं प्रदेश के और उसके बाद वो सहमत छात्र नहीं होते हैं, अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करते हैं, तो बड़ी बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा है, धरना करना सबका, या प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक सबका राइट है जी। पूरे प्रदेश में। जब भी कहीं कोई समस्या होती है, वो समस्या तभी पैदा होती है जब हम 2 लोग एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं जी होते। जी अब उनका जो विचार है या उनकी जो मांग है, या वो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, भारत का भविष्य है या हरियाणा का भी जी। भविष्य है आगे, उनकी जो भी मांगे हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक आई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ उनको सुझाव दिए थे, जी। वो उनको नहीं, उन पे कोई सहमति बनी, वो दोबारा बैठेंगे। ये एक प्रक्रिया है, जब भी कोई अपनी किसी बात पे असहमति होती होती है तो ये प्रक्रिया का पार्ट है, वो हो जाएगी। अभी इसे क्या समझा जाए कि जो एमबीबीएस का बॉन्ड जो पॉलिसी है उसको लेकर आप सही नीति नहीं ला पाए हैं या फिर आप समझा नहीं पाए हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। देखो, हरियाणा की जो शिक्षा नीति या जो हेल्थ की नीति बनी, उसको पूरी हिंदुस्तान की कई स्टेटों ने अडॉप्ट किया। जी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो ये जो ट्रांसफर होती थी सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन में होती थी, बल्कि ये तो
एक व्यापार बन गया था उनके लिए जी। कि ट्रांसफर, मेरी पोस्टिंग यहाँ करा दो, मेरी यहाँ करा दो, सबसे ज्यादा इन दो महकमों में। जब से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ऑनलाइन आप शिक्षकों से पूछा तो कि ट्रांसफर पॉलिसी पर पीठ थपथपाएंगे अपनी सरकार की आप? बिल्कुल थपथपा रहा हूं मैं। और पारदर्शी इसमें पारदर्शी हुई है? आप देखो, आप खुद बताओ कि हुई कि 3 स्टेशन पूछे उनसे भी आप कहाँ रहना लेकिन चाहते? ट्रांसफर ड्राइव से भी कुछ जो शिक्षक हैं वो परेशान नजर आते हैं। नहीं, वो तो उनसे ही पूछा गया ना। अब देखो, पूरी स्टेट में अगर इतनी बड़ी स्टेट है, सबने अपनी राय दी कि मेरे को ये स्टेशन सूट करते हैं जी और वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है। जी जी, ऑटोमेटिक उन्होंने उठा automatic लिया, तो उसमें process किसी है। की कोई मिली भगत नहीं हो नहीं हो सकती, अपनी सकती। मनचाही नहीं दी जा सकती, वही रोकना आपका हाँ, मकसद था। उसमें भी किसी को, अब पूरी स्टेट में 1-2 लोग, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम उसके बाद कोई अराइज हुई तो उसको भी बैठ के सुलझा लिया जाएगा। चलिए वीरेंद्र जी, लास्ट में चलते चलते मुझे ये भी बता दीजिए कि किसान आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पर उसमें रही, उसके बाद अब किसान कहीं ना कहीं दोबारा से धमकी बार बार देते हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए एक तरीका मिल गया है, एक सिस्टम मिल गया है कि वो सरकार को किसान आंदोलन के नाम पर, जाम के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, धरने के नाम पर झुका लेंगे? सच्चा किसान जो है वो कोई धमकी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हितैषी कोई नहीं है जो किसानों की फेवर में सोचता है। ये हमारे विपक्षी जो आदरणीय हुड्डा जी, जो 10 साल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे जी ये उस कमेटी के हेड थे। इन्होंने जब सीएम थे तब तो उस कमेटी के माध्यम से किसानों के लिए ना कुछ सोचा ना कुछ किया, जी, और मजाक बन गया था 1 रुपए का चेक देना, 2 रुपए का चेक देना, मतलब 100 रुपए का 25 पैसे के चेक देने, मजाक बन गया था। जी गिरदौरियों के पैसे, गिरदवारी के पैसे देने, फसल नुकसान हो गई, किसने दिए पैसे? आज आकर के आप अगर आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में देखो, जो भी कोई पैसा, चाहे वो किसान को पेंशन देनी है, 6,000 रुपया दिया ना, ऑनलाइन दिया ना सबको, बीच के घपलेबाजी बंद की ना, और किसान की कोई फसल बर्बाद हुई उसको पैसा देना है। किसान की जो भी प्रॉब्लम हुई, चाहे उसके लोन संबंधित थे, अब उसकी फसल से उसकी सेल परचेज है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखो आप, लेकिन बाजरे की सपोर्ट प्राइस देखो, लेकिन मुआवजे को लेकर धरने तो आपकी सरकार में भी किसान दे रहे हैं, आदमपुर में भी किसान बैठे थे, उपचुनाव के दौरान वहां भी बैठे रहे हैं, 19 के 20 के 21 के मुआवजे के लिए भी लोग बैठे रहे थे। मैं आदमपुर 25 दिन रहा हूँ पार्टी की जी, तरफ आपने से। देखा होगा धरना, वो धरने तहसील के बाहर धरना दिया गया था। भाई साहब, मैं फिर आपके माध्यम से कहूँ, ये धरने ना कई प्रायोजित कराए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है, मतलब विशुद्ध किसान नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसानों का कोई हितैषी नहीं है। तो फिर क्यों चडूनी साहब, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री उनसे अपनी बात नहीं मनवा पाते, और आपके विज साहब गृह मंत्री हैं, वो धरने और उनके जाम है उसको रद्द करवा देते हैं? जाम, देखो, पहली बात तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, सड़क या रेल नहीं रोकनी चाहिए जी। उसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो आम आदमी है, कोई शिक्षक है, कोई स्कूल जा रहा बच्चा है, कोई लेडीज है, कोई प्रेग्नेंट, आम जनता ही परेशान होती है। बिल्कुल, वो धरना करें, अपनी जो मांग है वो डीसी साहब के माध्यम से, किसी मंत्री के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक तो तोड़फोड़ करना, सड़कों पे बैठना या रेलवे ट्रैक रोकना, ये कोई तरीका नहीं है। आज सभ्य समाज है, अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। देश का अगर भला सोचते हो, अगर आप प्रदेश का भला सोचते हो, आप नेता हो आप जी, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, पहली बात। जी बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, जो किसानों की कोई जेन्युइन कोई आपको लगता है कि ये ठोस इस तरह की इसकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कत आप बताओ। आपको मैं अभी आश्वासन देता हूं, मैं सरकार तक खुद ले जाऊंगा उसको। चलिए, आप मेरे को बताएं। चलिए अब बात कर लेते हैं गठबंधन की। गठबंधन की आपकी सरकार है, क्या गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। उम्मीद है 2024 तक सही चलेगा? बिल्कुल सही चलेगा। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी? इसमें कोई संशय नहीं है, सब बिल्कुल सही चल रहा है। ये भी सारी उपज है। अब कुछ दिमागों की रोज चर्चा करते रहते हैं, उनमें कोई तंत्र नहीं होता। चलिए, शुक्र है कि आपने मीडिया को नहीं कहा कि मीडिया की उपज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये तो उपज है कुछ दिमागों की। लेकिन उपज पैदा कौन करता है? आप ही की पार्टी के या फिर आपके जो गठबंधन की पार्टी है उसी से? अब आदमपुर उपचुनाव के जो पोस्टर पर विवाद हुआ था, दिग्विजय चौटाला ने खुलकर बयान दिया था
कि हमारे गठबंधन धर्म भाजपा नहीं निभा रही है, तो कहीं ना कहीं बातें तो अंदर से ही निकल कर आती है ना, तभी उस पर चर्चाएं शुरू होती है पूरे प्रदेश में या देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन धर्म बड़ा स्ट्रांग है, सरकार चल रही है लगातार आपके सामने। वो तो जब से सरकार बनी पहले दिन से चर्चा शुरू हो गई है, 6 महीने नहीं चलेंगे, फिर आए अभी 3 साल निकाल दिया आपने। साल नहीं चलेगा, अभी ये कह रहे भी ये हो जाएगा फला, रोज ही सुनता हूँ आज तक। तो आप बताएं भी कहाँ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। तो भिवानी में जेजेपी के स्थापना दिवस पर कौन कौन भाजपा के नेता, बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं? देखो, ये व्यक्तिगत चीजें हैं। मेरे पास भी सामाजिक आदमी हूं मैं, मेरे पास भी तरह तरह के निमंत्रण, हर प्रोग्राम के निमंत्रण आते रहते हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत कई बार हो जाता है कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए या पार्टी विशेष से नहीं तो इसे गठबंधन धर्म ना समझा जाए? नहीं, ये व्यक्तिगत हो जाता है ना। इसमें कोई गलत भी नहीं है। मेरे यहाँ कांग्रेसी भी मित्र हैं, मैं पंचकुला रहता हूँ, मेरे यहाँ जजपा के भी मित्र हैं, मेरे इनेलो के भी मित्र हैं, हर तरह के मित्र हैं। अगर उसके घर में कोई फंक्शन होगा या कोई बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्यों तो नहीं वही मैं जानना चाहता हूँ कि बुलाया जाएगा, एक कार्यक्रम है तो कार्यक्रम में गठबंधन पार्टी को बुलाया जाएगा। ऑर्गेनाइजर हैं वो किनको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर दूसरे प्रदेशों के विरोधी, भाजपा के विरोधी अगर नेताओं को बुलाया जाता तो उस पे भाजपा को कोई टिप्पणी होगी, कोई उस पे कमेंट होगा? वो किस प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी संस्था उसको ऑर्गेनाइज कर रही है और वो किस माध्यम से किसको बुलाना चाह रही है, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है। आप इसको राजनीतिक, इसको व्यक्तिगत लिया जाए। अब कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है पहले तो ये देखो, कौन बुला रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे बुला रहा है जी। आप मतलब इसकी डिटेल में, मेरे को इतनी डिटेल नहीं जी पता। जी, चलिए आपसे बात नहीं करेंगे, और दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमें जरूर बताइए वीरेंद्र गर्ग जी ने जो बातें कही उससे आप कितना सहमत है, नीचे कमेंट करके बताइए। और भाजपा कैसा काम आपके प्रदेश में और देश में कर रही है वो भी बताइएगा। और अभी मैं बताना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि भारत आज ने एक नई शुरुआत की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम भले ही आए हो, लेकिन नेशनल लेवल के हम कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह का हमारा सिस्टम रहता है। और नई सोच नई आगाज करके कार्यक्रम हमारा रहता है, और जिसमें हम अपने जो रिपोर्टर्स हैं, जिनको हम डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उनको हम ज्वाइनिंग कराते हैं। और जो मेहमान होते हैं, आप सरीखे जो हमारे मेहमान होते हैं, उन्हीं के कर कमलों से ही उनकी ज्वाइनिंग की जाती है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यूपी की टीम से हमारे साथी हैं, वो आएंगे और हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे। गर्ग साहब, क्या लगता है जब आप भारत आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आज आप हेड ऑफिस पहुंचे हैं, कार्यक्रम में आए, कैसा लगता है? देखो, सबसे पहले तो मैं भारत आज और के सभी जो संस्थापक हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये भी एक तरह से मैं देश सेवा का ही काम मानता हूँ। और 7 साल, क्योंकि मैंने खुद भाजपा का भी मीडिया हैंडल किया है, बहुत करीब से मीडिया को उसको करीब से, पत्रकार बंधुओं को पारिवारिक रूप से भी, प्रदेश के जो भी राजनीतिक मीडिया कवर करते हैं उनको पारिवारिक रूप से भी जानता हूँ जी। तो मेरी आपसे एक गुजारिश भी है, एक आपके संस्थापक छोटे भाई की तरह ही है मेरे जी। तो ये बहुत अच्छा देश सेवा का काम है, और इसमें सत्यता, जो समाज का भला करे, क्योंकि अब आप आवाज बनते हो दुनिया की, जनता की, समाज की, उसकी कुरीतियों को उजागर करने की, उसमें जो उस तरह की अगर आप मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने या जो जनप्रति के सामने या समाज की फेवर में काम करते हो, तो इससे बढ़िया कोई मैं कह नहीं सकता। सबसे बढ़िया देश सेवा का काम जी जी। और आपको हरियाणा आज को मैं मुबारकबाद, भारत आज को मुबारकबाद देता हूँ जी। और आप इस काम में आगे बढ़ें, इस तरह की मेरी शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको यकीन दिलाने की भी यकीन भी दिलाऊंगा गर्ग साहब कि भारत आज एक एजेंडा लेकर चला है कि उसे देश हित में, समाज हित में, जनहित में काम करने हैं। जनहित के जो भी मुद्दे होंगे वो हमारी प्राथमिकता रहती है। चाहे हमारे ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं, उनको भी ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वो जनहित के मुद्दे उठाएं, बजाय इसके कि वो राजनीतिक पार्टियों के आसपास इर्द गिर्द मंडराते रहें। जनहित के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे, जो समाज में सुधार कर सके, उन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। अगर डिस्कशन भी हमारे रहते हैं तो वो इसी विषय पर रहते हैं कि समाज का भला हम कैसे कर सकते हैं, उन्हीं की हम कोशिश करते हैं। ये मेरी आपको एक बड़े भाई के नाते कह लो, या मैं आया हूँ आज सामाजिक पर्सन के तौर पे, मीडिया को अच्छी तरह जानता हूँ। कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी विशेष या कोई देश पहले,
जो हमारी भाजपा की भी मूल नीति है, आप भी अपने चैनल की उस मूल नीति को अपनाओ। जी। देश पहले, समाज दूसरे, फिर व्यक्तिगत। व्यक्तिगत बाद तो में है। देश की हित में जो बात हो आपका, मैं आपको कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो सबसे पहले आप लोग उजागर। बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं गर्ग साहब के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर, मजबूत स्तंभ के तौर पर भारत आज खड़ा रहेगा। और यकीन दिलाता हूं कि उस कार्य में अगर हमें सरकार से भी टकराना पड़े, हमें अगर किन्हीं भी शक्तियों से टकराना पड़े, तो उसके लिए भारत आज तत्पर है। हाँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई गलत बात, कोई गलत निर्णय, कोई भी, देखो जब मैं लगातार कोई काम करता हूँ, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए। जी। अगर उस बात के लिए मेरे को अपनी आवाज उठानी पड़ती है, कोई चाहे वो कोई भी हो सामने, तो उसमें कोई गलत नहीं होता, पर वो संस्कारी वे से, जी जी, वो एक सभ्य एक सभ्य तरीके सभ्य से, तरीके जी से। जी, शालीनता की हद में रहकर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।